ठीक, now we have discussed about the vectorial form of Coulomb's law. अब देखो ध्यान से, ये एपिसोड आपको वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ बताएगा। कूलम्ब्स लॉ बताएगा कि वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्या है। ठीक, आप देखो ध्यान से, अब हम लोग इसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं और 3 डायमेंशनल स्पेस लेते हैं, 3 डायमेंशनल सिस्टम लेते हैं। ये मान लो एक्स एक्सिस ऑरिजिन, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये मान लो कोई 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट P, ये पॉइंट Q। यहां पर मान लो Q1 चार्ज, यहां पर Q2 चार्ज। इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1, z1, और इस Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x2, y2, z। देखिए कोऑर्डिनेट, ये पोजीशन वेक्टर इसका मान लो P का r1 है और Q का पोजीशन वेक्टर मान लो r2। हमें बस यही पता होना चाहिए कि भाई चार्ज और डिस्टेंस के विषय में, यही इनके बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। इसको थोड़ा देर के लिए आर मान वेक्टर के सेंस में, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। आगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू फाइंड कूलम्ब्स लॉ, आवर एम इज टू फाइंड r. What will be the value of r? Then after that we'll find the required value of Coulomb's law in terms of vectorial form. हमारा सबसे पहला एम क्या है, r निकालना। r निकालने के बाद हम क्या करेंगे, Coulomb's law का वेक्टोरियल फॉर्म निकालेंगे। आइए हम पहले r निकाल लेते हैं, इसके बाद हम आते हैं चर्चा में भाई कोई भी फोर्स कैसे लगेगा, क्या होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या लेते हैं, वेक्टर का कंसेप्ट लेते हैं। तो देखते हैं वेक्टर का कंसेप्ट कि फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी, पी लिख देते हैं भाई, दूर हो गया थोड़ा सा, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओके, ओ पी क्यू। तो आप क्या देख रहे हो, ट्रायंगल लॉ से, फ्रॉम ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू व्हाट, OQ, OP प्लस PQ इक्वल टू क्या, OQ। अब देखो OP इज नथिंग बट व्हाट, आपको दिखा देते हैं, छोटा छोटा चीज मेंशन कर देते हैं, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं OP इक्वल टू R1, OQ इक्वल टू क्या है, R2, और QP एंड PQ इक्वल टू व्हाट, PQ इक्वल टू R। अब R1 इज नथिंग बट व्हाट, R1 इज नथिंग, अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उससे बदल सकते हैं, x1i प्लस y1j प्लस z1। इसके लिए क्या होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2, ये हो गया। अब आप देखोगे यहां पर दिस इज नथिंग बट व्हाट, R1 प्लस R is nothing, R2. So now R is nothing, R2 minus R1. R is nothing, R2 minus R1. कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, R2 minus R1, तो आप लिख सकते हो, कैसे घटाओगे भाई, R2 में से R1 घटाओ, I वाला के I के साथ, J वाला के J के साथ, K वाला के K के साथ। तो आपका R is nothing, x2 minus x1i प्लस y2 minus y1j प्लस z2 minus z1। ये वेक्टोरियल फॉर्म, यानी R का वेक्टोरियल फॉर्म। अगर R को मॉडुलस ले लिया जाए तो, या R का स्क्वायर कर देते हैं मॉडुलस का,
तो x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। आइए तो फिर थोड़ा सा फिगर के पास हम लोग आते हैं, फिगर के पास हम लोग आते हैं, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं भाई, मान लीजिए अब ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज, तो मान लीजिए कि Q1 पॉजिटिव और Q2 नेगेटिव, और सब्जेक्ट किसको बना लिया हम लोग, Q1 को। तो इस केस में मान लीजिए कि ये जो फोर्स है F लगा रहा है, F लगा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, इधर की ओर। और इसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ये R तो आपको मालूम है, अब इसी डायरेक्शन में R एक यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, इसी डायरेक्शन में R एक यूनिट वेक्टर। दो चीजें, फोर्स को दिखाना है, तो आप F इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये इतना क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, ये इतना क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन किधर की ओर होगा, ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R। तो यूनिट वेक्टर तो पहले से मालूम है भाई, हमेशा डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, क्योंकि पहले से इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले से मैग्नीट्यूड क्या होता है सर, इसका 1 रहेगा, हमेशा जानते हैं मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से इसमें क्या कहता है, तो F इक्वल टू इतना है। अब आप देखो ध्यान से, वेक्टर फॉर्म हो गया, कोई दिक्कत। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जानते हो बाबू, सिंस R इज द थिंग R बाई R, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ एनी गिवन वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द वेक्टर इटसेल्फ बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आप सब जानते हो, तो ये इसका वेक्टोरियल फॉर्म हो गया। अगर आप इसको, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में हो गया, ये यूनिट वेक्टर के टर्म में हो गया। अगर आप पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखना चाहते हैं तो F इक्वल टू यही एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा R बाई R। तो आप यहाँ स्वाभाविक है ऐसे लिख सकते हैं बाबू, इसको यहाँ ला दीजिए, तो 1/4 पाई क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब, ये वाला इंटू क्या हो गया, ये किसके टर्म में हो गया, ये हो गया पोजीशन वेक्टर के टर्म में हो गया, पोजीशन वेक्टर के टर्म में हो गया। ये हो गया वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ, और जहां R स्क्वायर का मान मालूम है यहाँ इतना, तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ Coulomb's law। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ Coulomb's law। बस में सिंपल था। अब तो स्पेस में कहीं भी चार्ज को रखा जाए, उसका कोऑर्डिनेट दिया जाए, आराम से उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और उसका स्क्वायर निकाल करके और आराम से बना देंगे। बस समझ में आ गया आपको। चलिए, तो एक चीज हमने आपको बताया कि वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ Coulomb's law क्या है, वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ Coulomb's law क्या है। अब हम आपसे बोले थे कि यहां आपको हम बताएंगे, क्या बताएंगे, some important points regarding Coulomb's law। Coulomb's law के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या है, ठीक, आते हैं ध्यान में देखते हैं। Coulomb's law के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात क्या है,
कूलम्ब्स लॉ के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बात है, ठीक। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स regarding कूलम्ब्स, ठीक। अब ध्यान दीजिए क्योंकि ये आपके लिए हर एक पॉइंट एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा और आपका शार्प व्यू देगा, कूलम्ब्स लॉ के शार्प व्यू देगा, ठीक। आते हैं पहला वाक्य पर देखते हैं। पहला वाक्य तो पहला बात कहता है कि पहला बात कहता है भाई इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर point charges, they must be kept at rest. It is only applicable for point charges and point charges kept at rest, must be kept at rest, must be kept at rest, kept at rest, they must be kept at rest. आपको ध्यान रखना होगा इस सब चीज का, क्योंकि बॉडीज के लिए हम बताएंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताते समय किस प्रकार से फेल करता है, कैसे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी का केस आता है तो उस केस में उसके एलिमेंट लेकर के काम करते हैं। तो it is only applicable for point charges must be kept at rest. दूसरा पॉइंट कहता है क्या, it also depends upon the medium between the two charges. It also depends upon the medium between the two charges, ठीक। यानी ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, it is medium dependent force, ये मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, ठीक। तीसरा चीज क्या कहता है, दैट इज इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। आपको देखा गया था ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं, ठीक। अब आते हैं तीसरी बात कहता है इट इज नियरली 10 to the power 36 times 10⁻36 गुना 10 to the power 36 times a stronger than gravitational force. ये लगभग 10 के पावर 36 गुना ज्यादा ताकतवर है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तीसरा चीज कहता है, चौथा चीज कहता है कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब समझते हैं, वर्क फॉर एनर्जी बताया गया तो ओनली दोज फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय इट doesn't depends upon the path followed by the body, it only depends upon the initial and final position. एग्जाम्पल में बताया गया था ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज दोज फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव
forces are called conservative work done by it does not depend upon the path followed by the body. जैसे मैं बता रहा हूं ग्रेविटेशनल फोर्स, आप इस पेन को यहां से उठा के यहां लेंगे, मान लो यहां से यहां गिर गई एच है, डिस्प्लेसमेंट एच है यहां से, तो वर्क डन क्या होगा mgh। अब यहां लाने का असंख्य तरीके हैं, आप ऐसे ऐसे घुमाते फिराते भी लाइए, ऐसे घुमा के लाइए, कहीं से भी लाइएगा, वर्क डन क्या होगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, पाथ पर नहीं। वर्क डन हमेशा क्या होगा mgh। वही चीज बता रहे हैं, work done by it does not depends upon path followed by the body, it only depends upon the initial and final position of the body. That is it is a point function, not a path function। मतलब function, it is a point function, not a path function। हम ऐसे रटने के लिए लिखवा देते हैं, ठीक है कंजर्वेटिव फोर्स याद कर लो, सब तरीका ठीक नहीं है। आपको बताया मैंने, जैसा कि मैं बताता हूँ, और आप नेचर को मेरा देखे होंगे, पूरा डिटेल्स में मैं जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज दोज फोर्सेस आर कॉल्ड कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। That is it is a point function, not a path function। आपने देखा it is a conservative force। ठीक, अब देखा जाए आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है सर, नेक्स्ट पॉइंट कहता है it is an action reaction pair force। what is the action reaction pair force? तो कहता है सर एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स का मतलब कि whatever be the magnitude of the two charges, the force of interaction between them are always equal in magnitude and opposite in direction। जैसे कोई कहे आपसे कि एक कूलम का चार्ज है, एक 10 कूलम का चार्ज है, कौन जो है अधिक फोर्स लगाएगा, तो आपका जानकारी अगर सामान्य से बेकार है, आप कहेंगे 10 कूलम बोला, नेवर, कभी भी नहीं सर, दोनों का फोर्स जो है बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। जैसे हम लोग एक पेन और पृथ्वी का एग्जांपल लेते हैं, तो पेन पृथ्वी पर फोर्स लगा रहा है ग्रेविटेशन, पृथ्वी पेन पर लगा रही है फोर्स ग्रेविटेशन का, तो आप कहेंगे कि पृथ्वी का ज्यादा फोर्स नहीं, तो न्यूटन थर्ड लॉ फेल हो जाएगा। ये एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्स है। यहां हो क्या रहा है सर, ये दोनों फोर्स दो अलग अलग बॉडी को लग रहा है, एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी को लग रहा है। नतीजा क्या हुआ कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हुआ अलग अलग मात्रा, और अर्थ का मास ज्यादा इनफिनिट, इसलिए जीरो एक्सेलरेशन इसका मास स्मॉल है, इसलिए ज्यादा एक्सेलरेशन, इसके मोशन को देख पाए, उसके मोशन को देख नहीं पाए। तो उसी तरह से जीवन भर दिमाग में रखना है, व्हाटएवर बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस,
the force of interaction between them are always equal in magnitude and opposite in direction. ध्यान दिया जाए, हम क्या करते हैं, यानी पहले तो हम लिख देते हैं इट इज एन एक्शन रिएक्शन फोर्स. It is an action reaction force. That is whatever be the magnitude of the two charges of the two charges, force of interaction between them are always equal in magnitude and opposite in direction. Equal in magnitude and opposite in direction. यानी हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा, डायरेक्शन में उल्टा होगा. थोड़ा एक सिंपल इसका पिक्टोरियल व्यू देखिए. इसका पिक्टोरियल व्यू हम लोग देखें. आप देखो ध्यान से इसमें, जैसे दो चार्ज लिए, मान लीजिए इनका कुछ भी नेचर है Q1 Q2. अगर ये प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे. अब इसके द्वारा लगाया गया F21, ये इसके द्वारा लगाया गया फोर्स है F12 और इसके द्वारा लगाया F21. तो F12 क्या है सर? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय फर्स्ट चार्ज due to second charge, and F21 is nothing but what? Force experienced by second charge due to first charge. तो जैसा कि प्रॉपर्टी बता, according to property F12 must be equal to F21. डायरेक्शन देख लीजिए, दोनों का अपोजिट, और इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा. हमेशा मैग्नीट्यूड इक्वल होगा. इसलिए ध्यान रखें, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एक बहुत बड़ा चार्ज एक छोटा चार्ज दे देगा और आपसे ओपिनियन जानना चाहिए, क्या होगा? आप फट से जवाब देंगे, बड़ा वाला चार्ज की तरफ आप हो जाइए. कभी नहीं. whatever be the value of two charges, whatever be their magnitude, the force of interaction between them are always equal in magnitude and opposite in direction. Okay. अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि भाई नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है. सिक्स में क्या आता है सर? सिक्स में क्या आता है कि इट इज ऑलवेज एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस. दो चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है उसी के अलोंग लगेगा, ना कि घुमा फिरा के लगेगा. यानी इट इज ऑलवेज एक्टिंग along the line
joining two charges, it is always acting along the line joining the two charges. Okay, अब करा सर सातवां प्रॉपर्टी कहता है कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है. इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है. ठीक, ये क्या करता है सर? इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है. आठवां प्रॉपर्टी क्या करता है सर? आठवां प्रॉपर्टी क्या करता है? बहुत महत्वपूर्ण है सर. आठवां ऐसे महत्वपूर्ण शब्द कह रहा है कि द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ द अदर. मतलब कोई दो चार्ज है एक कूलम का और उनके बीच की कुछ दूरी है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा है. तीसरा कोई चार्ज लाकर रख दे तो पहले से ही दोनों जो फोर्स लगा रहे थे उस पर कोई असर नहीं. हाँ, उनके आने से इंडिविजुअल का वैल्यू बदलेगा, लेकिन जो पहले से लग रहा था उतना ही फोर्स अभी भी ये दोनों एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे. ठीक, यानी कि नेक्स्ट 8 प्रॉपर्टी क्या कहता है कि द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन टू चार्जेस does not depends upon does not depends upon the presence of the other charge. Presence of the other charge. Does not depends upon the presence of the other charge. यानी कि तीसरे चार्ज की उपस्थिति से पहले दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स यथावत बना रहेगा, कोई असर नहीं. हाँ, अब इंडिविजुअल में बदलेगा, लेकिन जो पहले ही व्यवहार कर रहे थे एक दूसरे के साथ उतना ही फोर्स अभी भी लगाएंगे दोनों एक दूसरे पर. बस समझ आ गई, कोई इसका कंसेप्ट नहीं. आते हैं 9th प्रॉपर्टी. 9th प्रॉपर्टी इसका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का कंसेप्ट देता है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या. ठीक, 9th प्रॉपर्टी इसका है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ये क्या कहता है? ये कहता है कि if a number of charges are present in a system, then force experienced by any one of the charge is the vectorial sum of forces applied by each charges individually. कह रहा है कि if a number of charges are present in a system, then force experienced by any one of the charge is the vectorial sum of forces applied by each charges individually. मेरा कहना है कि अगर किसी सिस्टम में एक से अधिक चार्ज हैं तो उनके बीच लगने एक से अधिक चार्ज हैं तो किसी एक चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो कुछ नहीं बल्कि
सभी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर, सभी के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लगाए गए फोर्स का वेक्टोरियल सम होगा। वेक्टोरियल सम होगा मतलब मान लीजिए किसी सिस्टम में n चार्ज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 n है, तो मान लीजिए कोई निकालना चाहता है कि पहले चार्ज के द्वारा कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा। ये तो सिस्टम हो गया। अब इसके द्वारा दूसरा इस पर क्या लगा रहा है, तीसरा इस पर क्या लगा रहा है, चौथा इस पर क्या लगा रहा है, सबका व्यक्तिगत तौर पर फोर्स को काउंट करेंगे और उसका वेक्टोरियल सम निकालेंगे। जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट क्या होगा, नेट फोर्स होगा। इसका कंसेप्ट क्या है कि इफ ए नंबर ऑफ charges are present in a system, if a number of charges are present in a system, then force experienced by any one of the charge is the vectorial sum of forces applied by each charges individually. Vectorial sum of forces applied by each charge individually. क्या देगा? If a number of charges are present in a system, then the force experienced by any one of the charge, is the vectorial sum of forces applied by each charges individually. ये वेक्टोरियल सम किसका भाई, प्रत्येक चार्ज के द्वारा उस व्यक्तिगत चार्ज पर लगाए गए फोर्स का वेक्टोरियल सम। ठीक, अब इसको थोड़ा एग्जांपल के माध्यम से हम लोग दिखाने का, समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से इसमें क्या होता है, इसमें क्या है सर, मान लीजिए कोई सिस्टम है, इसमें बहुत सारा चार्ज है Q1, इसमें बहुत सारा चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 और इंडिविजुअल दूरी सब दिया। अब आपको क्या करना है भाई, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज Q1 निकालो। कैसे निकालोगे, सभी के द्वारा लगाया गया फोर्स, मान लो अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है सबका Q1 Q2 Q3 Q4 Q1। अब देखिए ध्यान से, लेट इट बी F12, इट बी F13, इट बी F14 एंड इट बी F1n। Now net force experienced by Q1 is nothing but F net. F net is nothing F12 plus F13 plus F1n। तो ग्रेविटेशन में सब दिखा गया था कि आपका सभी के चलते व्यक्तिगत तौर पर फोर्स निकालकर उसका वेक्टोरियल सम देंगे। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और एक प्रॉपर्टी दिमाग में आ गया कि इट इज ए सेंट्रल फोर्स। जैसे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स है। पृथ्वी किसी बॉडी को खींचती है, अपने सरफेस की ओर खींचती नहीं, अपने सेंटर की ओर खींचती है, सरफेस की ओर नहीं।
तो कोई भी स्फीयर ले लेते हैं, उस पर चार्ज दे देते हैं, तो वो चार्ज बॉडी स्फीयर के सरफेस की ओर किसी चीज को खींचती और धकेलती नहीं, वो कहां सेंटर से डिस्टेंस काउंट किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नथिंग, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। 10th property is nothing but it is a central force। ये कैसा फोर्स है भाई? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स है। 10th प्रॉपर्टी इसका कहता है इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स, ध्यान दीजिए, कभी कभी अति उत्साह में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाती है। कैसे गड़बड़ी होती है भाई? जैसे देता है कि ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट, यही देता है कि सर एक ही ऑप्शन सही है, और आप क्वेश्चन पढ़ते हो और उसमें पहला ही ऑप्शन सही निकल जाता है, आप क्या करोगे? क्या करते हो? क्या प्रॉब्लम है आपका भाई? बस उसको पढ़े, उसको टिक लगाए, चल दिए। क्यों? क्योंकि एक ही क्वेश्चन सही है, यदि एक ही विकल्प सही है, एक ही ऑप्शन सही है, अब पहला ऑप्शन सही है, आप निकाला क्यों समय बिताएंगे। लेकिन देखिए कहां गड़बड़ी है। अब जैसे क्वेश्चन देगा कि कोलंबियन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कोलंबियन फोर्स इज, या कोलंबियन फोर्स इज पैरेलल, सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। तीसरा में ऑल ऑफ दी अबव, चौथा में नॉन ऑफ दी अबव। सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ए में मान लीजिए कि सेंट्रल फोर्स, बी में मान लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स, और सी में मान लीजिए बोथ ए एंड बी, और डी में मान लीजिए नॉन ऑफ दी अबव। आपने क्या कहा? सेंट्रल फोर्स पढ़ा, सोचा कि एक ही विकल्प सही है और मार के चल दिए। आत्मविश्वास के साथ तो बड़ी आसान था, पता चला गया तो 4 नंबर देने के बजाय 1 नंबर और खा गया, यानी 5 नंबर लेके भाग गया। इसलिए यू मस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन स्टार्ट आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड द होल क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन इन पार्ट, but read the question completely and then start answer। तो आपका सबसे बेस्ट आंसर कौन होगा? सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि सेंट्रल भी है, कंजर्वेटिव भी है। बस समझ आ गया? तो ध्यान रखना है, संयम रखना होता है कि भाई हमें सही आंसर देना है, जल्दी नहीं, सही आंसर देना।